आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हीट के बारे में, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में, CV, CP एंड एडियाबेटिक कांस्टेंट गामा के बारे में। तो मैं हूं अभिनंदन कुमार आजाद और कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से कोरोना और एक बार फिर से लॉकडाउन और एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं थर्मोडायनेमिक्स का कोर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पर भाई लोग, स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आपकी कृपा हो जाएगी और आपका कुछ जाएगा भी नहीं। बाकी जिनको लगता है मैं वीडियो में कुछ नहीं है, भैया मेरी वीडियो में बहुत शानदार कंटेंट है जो एकदम टू द पॉइंट गेट एग्जाम या ये एग्ज़ाम के लिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। खैर, पानी की कीमत प्यासे को ही पता होती है। मैं तो पढ़ाऊँगा ही, एक न एक दिन लोगों को इसकी इम्पोर्टेंस ही पता लग जाएगी और ढेर सारा ये वीडियो चलेगा भी। जैसे बहुत सारे वीडियो चल रहे हैं लेकिन देर से लोगों को पता लगता है। यूट्यूब तो मेरी वीडियोज़ को आगे पहुंचा नहीं रहा है, तो देखिए आप लोग ही पहुंचा दीजिए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ने वाले हम लोग हीट क्या है बात। हीट इज द मेथड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर विच टेक प्लेस ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस। तो हीट जैसे जानते हैं हमारे पास एनर्जी होती है, एनर्जी किसी बॉडी के पास होती है, जैसे इसके पास एनर्जी है, ठीक है, एनर्जी है, लेकिन एनर्जी का इंट्रैक्शन होना चाहिए। दुनिया तभी चलायमान रहेगा जब एनर्जी एक दूसरे में ट्रांसफर होता रहे। जैसे पैसा है, पैसा आपके पास लेके बैठे रहोगे, दुनिया चलेगा क्या, ठीक है। पैसा लेके दूसरा आदमी बैठा रहेगा, उसके बाद सबके पास पैसा है पर कोई पैसा एक दूसरे को दे ही नहीं रहा है, तो क्या दुनिया चलेगी, कोई क्या इकोनॉमी चलेगा क्या। यही हाल टेम्परेचर का है, ये हीट का है। आपके पास एनर्जी है, अगर एनर्जी है तो एनर्जी ये लेके बैठा है, एनर्जी ये लेके बैठा है, लेकिन जब तक इसके बीच एनर्जी का इंट्रैक्शन नहीं होगा तब तक एनर्जी दुनिया ही चलेगी, दुनिया स्थिर हो जाएगी, बिल्कुल रुक से जाएगी दुनिया, ठीक है। पर सवाल है कि एनर्जी का इंट्रैक्शन क्यों होगा, कब होगा। तो जैसे दुनिया में पैसा सबके पास जितना है, जितना रुपया छप गया, RBI ने छाप दिया, उतना ही सबके पास है, वही टहल रहा है इधर से उधर, इधर से उधर, पर इकोनॉमी चल रही है। उसी प्रकार से जितना भगवान ने एनर्जी हम लोग को दे दिया, वही एनर्जी का हम एक दूसरे में ट्रांसफर कर रहे हैं, कभी उसको देते हैं, कभी वो हमको देता है, और इसी प्रकार से दुनिया चल रही है। कुछ वेस्टेज भी हो जाते हैं। बेस्ट होने का मतलब ये नहीं है कि वो खत्म हो गया, इसका मतलब ये है कि हमारे यूज का वो नहीं रह गया है। उसके बारे में एंट्रोपी वाले कॉन्सेप्ट में हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे। तो रियल लाइफ में जिस प्रकार से होता है कि पैसा दोगे वो अमीर हो जाएगा, जिसके पास पैसा नहीं हो गरीब होगा, और इसी का इंट्रैक्शन होता है पैसे का कि भैया गरीब आदमी सामान बेचता है, अमीर आदमी उसको खरीदता है, और जिसके पास पैसा रहेगा वही तो खरीदेगा, ठीक है। और जिसके पास सामान है वो बेचारा मेहनत मजदूरी करेगा, उसको पैसे मिलेंगे। सेम यहाँ पे है टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर में अगर डिफरेंस है तो एनर्जी का अपने आप इंट्रैक्शन होगा, ठीक है। स्पॉन्टेनियस अगर कहो तो भैया जिसके पास हाई टेम्परेचर है वो अपने आप लो टेम्परेचर वाले को एनर्जी देगा। तो हमने एक टेम्परेचर नामक एक ऐसा चीज़ ढूंढ के निकाला, एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी ढूंढ के निकाला जिसके कारण हीट इंट्रैक्शन होता है। या फिर यानी कि हीट अगर हम देंगे, जैसे कि यहाँ पे पैसे में है ना कि हमने एक ऐसा चीज़ निकाल के लाया अमीर और गरीब, कि भाई जिसके पास पैसा उसको हमने अमीर कह दिया। यहाँ में अपने मन से कहा है ना हम लोगों ने कि अमीर और ये बेचारा झोपड़पट्टी वाला, ठीक है, ये गरीब है, ठीक है, इसके पास सामान या मेहनत जो भी मेहनत मजदूरी कर रहा है इसके यहाँ काम करता है बेचारा, इस बदले में इसको पैसा मिलता है, ठीक है। तो पैसे का इंट्रैक्शन कब हो रहा है, जब वो काम करके दे रहा है। तो देना लेना है कि किस चीज़ में दे रहा है, पर इंट्रैक्शन हो क्यों रहा है भाई, तो गरीब और अमीर के कारण इंट्रैक्शन हो रहा है। यही सेम प्रोसेस, देखो उस पर मत चले जाना, उस पर ज़्यादा गरीब और अमीर पे। यहाँ है टेम्परेचर डिफरेंस। अगर दोनों के बाद टेम्परेचर में डिफरेंस होगा, दोनों में अरे दोनों सेम अगर रहेंगे, भाई इसके पास भी सब चीज़ है, इसके पास भी सब चीज़ है, तो क्यों वो पैसे का इंट्रैक्शन करेंगे, क्यों पैसा लेना देना करेगा, जब दोनों पे सारी चीज़ें सेम है, घर गाड़ी बंगला सब कुछ सेम है, कुछ इसके से इसको चाहिए ही नहीं, तो पैसा क्यों देगा उसको, ठीक है। जैसे कि एक ज़्यादा पैसा एक के पास कम पैसा था, ऐसे ही भिखारी समझ के भी दे देगा, ले जा भिखारी कहीं का, ठीक है। तो इस प्रकार से दे देगा। सेम यहाँ है, भगवान ने बनाया कि देखो तुम्हारे पास टेम्परेचर ज़्यादा है तो कुछ ना कुछ तो कोई फिजिकल क्वांटिटी तो तुम्हारे पास ज़्यादा है, तो अपनी एनर्जी को दूसरे को दे दो। और ये जो एनर्जी का इंट्रैक्शन होगा अगर हीट के फॉर्म में हो रहा है, ये जो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण जो एनर्जी का इंट्रैक्शन होता है, एनर्जी एक जगह से दूसरे जगह जाता है, वो हीट फॉर्म में ही जाता है, ठीक है। तो ये हीट का डेफिनेशन है। जो कि देखो मैंने बार बार कहा कि एनर्जी ना एक भगवान की तरह है। एनर्जी क्या है, भगवान की तरह है। देखो यही है जो सब कुछ करता है और दिखता हमें नहीं है, कहीं भी नहीं दिखता, हर जगह है, हर किसी में है, इसी कारण पूरी दुनिया है। यही इधर उधर आना जाना चल रहा है, जो भी होता है इसी कारण होता है, इसी के चाहत से, इसी की मर्जी से होता है, पर ये दिखता आपको कहीं नहीं है। यानी सब जगह है, दिखता कहीं नहीं, बिल्कुल ईश्वर जैसा इसके प्रॉपर्टी है। मतलब भगवान न हुआ कि एनर्जी हो गया, या फिर कहो कि एनर्जी नहीं हुआ कि भगवान हो गया।
मतलब हम लोगों ने ज़बरदस्ती का एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी टेम्परेचर डिफाइन कर रखा है। अगर टेम्परेचर दोनों का अलग अलग होगा तो जाहिर सी बात है हीट का इंट्रैक्शन होगा, ठीक है, या फिर कहो कि एक एनर्जी का इंट्रैक्शन होगा जिसको हम हीट बोलेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हीट का डेफिनेशन निकल के आता है। देखो भगवान को हम डिफाइन नहीं कर सकते, इस प्रकार से एनर्जी है, हीट भी एक एनर्जी है, उसको भी हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो ज़बरदस्ती का हम लोगों ने बताया कि भाई जो चीज़ टेम्परेचर डिफरेंस का इंट्रैक्शन होता है जो एनर्जी के फॉर्म का, उसी को हमने हीट बोल दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म है स्पेसिफिक हीट। तो स्पेसिफिक हीट क्या होता है भाई? तो कहता है कि भैया जो एनर्जी का इंट्रैक्शन होगा, पर एनर्जी उतना ही ज़्यादा इंट्रैक्ट होगा जितना ज़्यादा मास होगा, उसको उतना ही ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। यानी कि हम एनर्जी को डिफाइन कर रहे हैं कि एनर्जी को कैसे डिफाइन करें, या फिर स्पेसिफिक हीट को कैसे डिफाइन करें। तो डिफाइन कर रहे हैं कि भाई जितना मोटा आदमी रहेगा उतना ज़्यादा हीट अपने पास रख सकता है वो, ठीक है। यार जितना ज़्यादा मास होगा वो उतना ज़्यादा अपने पास हीट रख सकता है। किस लिए? तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए। बट टेम्परेचर को अगर हमें इंक्रीज करना है, ठीक है, dt मतलब होता है टेम्परेचर में डिफरेंस। अगर टेम्परेचर में उसको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना है तो जाहिर सी बात है जितना मोटा आदमी होगा या जितना ज़्यादा उसका मास होगा उतना ज़्यादा वो हीट को ले सकता है या दे सकता है, सिर्फ 1 यूनिट डिग्री सेल्सियस से या यूनिट केल्विन से अपने टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए। कहने का मतलब है कि भैया जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा वो हीट को अपने पास रख सकता है, सिर्फ यूनिट डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करने में। यानी कि हीट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मास के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर में इंक्रीमेंट के। या फिर कहो कि अगर दोनों को हम अगर कंबाइन करते हैं तो वह जो हीट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मास इनटू टेम्परेचर के मल्टीप्लिकेशन के। अगर यहाँ से हम प्रोपोर्शनल सिंबल को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाएंगे और कांस्टेंट को हम लोग कहेंगे सी, और इसी सी का नाम हम लोग रखेंगे क्या? स्पेसिफिक हीट या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब यहाँ पे अगर C को हम डिफाइन करना चाहते तो ये होता है Q/m/dt। यहाँ से डिफरेंशियल निकल के आता है C का। C क्या है? तो C और कुछ नहीं, हीट ही है। किसका हीट है? तो यूनिट मास का टेम्परेचर यूनिट डिग्री सेल्सियस या यूनिट केल्विन से बढ़ाने के लिए जितना हीट की रिक्वायरमेंट होती है वही इसका स्पेसिफिक हीट, किसी भी सब्सटेंस का स्पेसिफिक हीट कहलाता है। या फिर मैं दूसरे शब्दों में कहना चाहूँ, अगर मैं दूसरे शब्दों में कहना चाहूँ तो स्पेसिफिक हीट क्या है? बता, स्पेसिफिक हीट उसकी कैपेसिटी होती है। किसी भी मटेरियल, किसी सब्सटेंस या कोई भी बॉडी है तो उसका कैपेसिटी होता है कि वो कितना ज़्यादा हीट की रिक्वायरमेंट है उसको 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर के इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करने के लिए, तो उसी को हम उसका स्पेसिफिक हीट कहते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक हीट जाहिर सी बात है वो यूनिट मास के लिए है, ठीक है, यूनिट मास के लिए डिफाइन होता है। तो डिपेंड नहीं करता है कि वो कितना बड़ा मास है, वह सब्सटेंस चेंज हुआ था स्पेसिफिक हीट चेंज हो जाएगा। मास चेंज करने से स्पेसिफिक हीट चेंज नहीं होता है क्योंकि वो यूनिट मास के लिए डिफाइन किया जाता है। आप कितना भी मास रखो, आप 1 ग्राम रखोगे तभी हम 1 kg के लिए डिफाइन करेंगे उसको, ठीक है। तो इस प्रकार से स्पेसिफिक हीट को डिफिनेशन दिया जाता है। तो यहाँ पे स्पेसिफिक हीट का डेफिनेशन लिखा हुआ है कि स्पेसिफिक हीट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ द सब्सटेंस बाय यूनिटी। यूनिटी से यूनिट मास का टेम्परेचर चेंज करने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसी को हम स्पेसिफिक हीट उस सब्सटेंस का कहते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक हीट का अगर यूनिट की बात करें तो इसका फॉर्मूला तो देख ही चुके हैं, Q/m/dt होता है, ठीक है। तो इसका ऊपर जो क्या, अगर Q की बात करें तो ये एनर्जी है तो इसका यूनिट होगा किलो जूल या फिर जूल, ठीक है। नीचे हमने लिखा kg या, और इसका टेम्परेचर में जो चेंज हो रहा है उसको हम केल्विन भी लिख सकते हैं, या चूंकि चेंज है तो केल्विन में लिखो या डिग्री सेल्सियस में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक और चीज़ जो जनरली इस्तेमाल में आता है कि स्पेसिफिक हीट तो हम इसको कहते हैं जब यूनिट मास के लिए हम देखते हैं इसका यूनिट मास का टेम्परेचर यूनिट से बढ़ाने में कितना हीट की रिक्वायरमेंट है उसको हम स्पेसिफिक हीट कहते हैं। लेकिन अगर हीट कैपेसिटी की बात करें तो वो मास के लिए डिफाइन होता है, ठीक है, कि जब यानी कि स्पेसिफिक हीट को अगर मास से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे यूनिट मास में निकाल रहे हैं तो स्पेसिफिक हीट, अगर पूरे किसी मास के लिए निकाल रहे हैं 1 kg 2 kg 3 kg के लिए निकाल रहे हैं तो वो उसको हम कहेंगे हीट कैपेसिटी, ठीक है। अब 2 प्रकार से हम स्पेसिफिक हीट को कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 प्रकार से कैसे भाई? तो किसी भी सब्सटेंस को मान लेते हैं यहाँ पे गैस है, उसको हम हीट देना है, ठीक है, यहाँ पे गैस है ढेर सारा, उसको हीट देना। 2 प्रकार से हीट दे सकते हैं हम लोग। उसको कहेंगे कि भाई इसका वॉल्यूम हम ना बढ़ाएंगे और हीट देते जाएं और टेम्परेचर चेंज कितना चेंज हुआ, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हुआ उसको हम देखें। अगर 1 डिग्री सेल्सियस चेंज होने में जितना हीट हमने दिया है, 1 kg सब्सटेंस है यानी 1 kg जो गैस है इसके अंदर, ठीक है, उसको हमने जितना ज़्यादा उसको हीट दिया है वही उसका हीट कैपेसिटी कहलाएगा। लेकिन हमने ये कब कर रहे हैं? जब उसका हम वॉल्यूम इंक्रीज नहीं कर रहे हैं। दूसरा हो सकता है कि भैया हम वॉल्यूम छोड़ दें, इंक्रीज डिक्रीज होता रहे, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस इसका प्रेशर इंक्रीज अंदर नहीं होना चाहिए। तब जब हम हीट दे रहे हैं तब एक अलग इसका हीट कैपेसिटी निकल के आएगा,
दो अलग अलग कंडीशन में हम हीट दे रहे हैं। मास सब्सटेंस उतना ही है, कितना है भाई, तो 1 kg सब्सटेंस है। टेम्परेचर भी इंक्रीमेंट हम 1 डिग्री सेल्सियस से कर रहे हैं, पर दो अलग अलग कंडीशन में हम उसको हीट दे रहे हैं। एक है कांस्टेंट वॉल्यूम पे और एक है कांस्टेंट प्रेशर पे, ठीक है। तो दो अलग अलग हीट कैपेसिटी निकल के आ सकता है किसी भी सब्सटेंस का, ठीक है। एक को हम सीपी कहते हैं, जो हमने कांस्टेंट प्रेशर पे हमने हीट सप्लाई किया है यूनिट केजी यूनिट मास का, ठीक है, यूनिट डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, तो उसको हम सीपी कहेंगे, ठीक है। अगर यही काम हम लोगों ने अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे किया है तो उसको हम सीवी कहेंगे। अब एक चीज और जानिए कि a specific heat at constant pressure is more than a specific heat at constant volume। सदैव Cp का वैल्यू जो होगा वो Cv से ज़्यादा होगा, ठीक है। कहेगा क्यों होगा भाई, तो क्यों का भी जवाब है बिकॉज Cp इंक्लूड बोथ इंटरनल एनर्जी एज वेल एज बाउंड्री वर्क, वेयर एज Cv इंक्लूड्स ओनली इंटरनल एनर्जी। आप कहोगे सर ये क्या है, ठीक है, समझते हैं इसको भी। चलिए यहाँ समझते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे हीट दे रहे हैं, यहाँ पे मैंने इसको ब्लॉक कर रखा, पिस्टन मूव नहीं कर सकता, यहाँ पे कोई भी वर्क डन नहीं होगा, यानी कि कांस्टेंट वॉल्यूम है प्रोसेस है ये। कांस्टेंट वॉल्यूम में हम जो गैस है अंदर उसका हम टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए हम हीट दे रहे हैं। तो हीट क्या करेगा भाई, हीट एनर्जी है, सब्सटेंस अंदर वाला गैस ले रहा है उसको, ठीक है। तो सब्सटेंस दो चीज़ कर सकता है, उसका अपना इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा या वर्क डन करेगा। वर्क डन तो कर नहीं सकता है ये, ठीक है, वर्क डन तो करेगा नहीं है। क्यों नहीं करेगा भाई, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये जो है पिस्टन वो बॉन्डेड है, ये फिक्स्ड है, वहाँ पे मैंने फिक्स कर रखा है उसको, तो ये अपना वॉल्यूम नहीं इंक्रीज कर सकता, यानी जितना ज़्यादा तुम एनर्जी दोगे वो सारा का सारा ये अपने इंटरनल एनर्जी में ही रखेगा। और इंटरनल एनर्जी बढ़ने का मतलब होता है टेम्परेचर का बढ़ना। टेम्परेचर और कुछ नहीं, उसकी इंटरनल एनर्जी का ही मेजर होता है। जो टेम्परेचर होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटरनल एनर्जी का, यानी कि इंटरनल एनर्जी अगर बढ़ रहा है इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो जल्दी से जल्दी वो 1 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाएगा, ठीक है। 1 डिग्री सेल्सियस से उसमें चेंज जल्दी से जल्दी हो जाएगा। अगर चेंज जल्दी हो गया यानी कि हीट आपको कम से कम देना पड़ा। इसमें क्या हो रहा है भाई, तो भाई जितना हीट दोगे वही तो सीपी है, सीवी है इस केस में। और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे आप हीट दोगे तो डबल काम होगा। एक तो ये अपना एनर्जी लेता जाएगा, और दूसरा क्या करेगा, ये मूव भी करेगा तो बाउंड्री वर्क भी होगा। बाउंड्री वर्क का मतलब होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसका पिस्टन आगे क्यों मूव कर रहा है भाई, यहाँ पे अगर तुमको हम बैठा दे तो पिस्टन तुमको मारेगा, तुम्हारा थोपड़ा दम बदल के रख देगा, ठीक है। यानी कि ये पिस्टन काम कर रहा है, तो काम कर रहा है तो तुम जो हीट दे रहे हो दो काम में इस्तेमाल हो रहा है, इंटरनल एनर्जी भी बढ़ रहा है और काम भी कर रहा है। जितना काम करेगा उतना इंटरनल एनर्जी नहीं बढ़ेगा। अगर इंटरनल एनर्जी नहीं बढ़ा तो टेम्परेचर में इंक्रीमेंट जल्दी नहीं होगा। यानी कि टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में इंक्रीमेंट करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की जरूरत पड़ेगी, यानी कि हीट देने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अगर आपने ज़्यादा हीट दिया तो सीपी बढ़ गया ना, कहने का मतलब सीपी जो होगा सदैव और सदैव सीवी से बड़ा ही होगा, क्योंकि सीवी में कोई बर्डन नहीं हो रहा है। इससे कम हीट दोगे तभी उसका टेम्परेचर इंक्रीमेंट हो जाएगा 1 डिग्री सेल्सियस से। और इसमें सीपी में क्या होगा, इसमें आप जो हीट दोगे उससे ये बाउंड्री वर्क भी करेगा और इसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज भी होगा, ठीक है। तो कोई पूछेगा कि सीपी का वैल्यू सीवी से ज़्यादा क्यों होता है, ठीक है, उसका फिजिकल एक्सप्लेनेशन दीजिए तो आप दे दोगे, ठीक है। कमेंट में बताइए कि आप क्या दे पाओगे तो बताओ, और नहीं दे पाओगे तब भी बताओ। अब सीपीओ से भी एक ही चीज़ है, इसलिए इसका यूनिट भी एक ही होगा, किलो जूल पर केजी पर केल्विन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ एक लोचा है, ठीक है। देखो कुछ टर्म्स हम आगे पढ़ने वाले हैं, खैर वो पढ़ भी चुके हैं पिछले वीडियोज में, आप गामा के बारे में, एडियाबेटिक कांस्टेंट के बारे में, ठीक है। अगर नहीं आप लोगों ने उस वीडियो को देखा तो उसको जब सबसे पहले जाकर देखिए, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा, वरना प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर आप सर्च भी कर सकते हैं आपको, ठीक है। क्या है बात, तो फॉर नॉन मोनोटॉमिक गैस, अगर नॉन मोनोटॉमिक गैस है यानी कि उसमें एक से ज़्यादा एटम्स हैं, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज बोथ सीपी एंड सीवी इंक्रीजेज बट देयर रेशियो गामा डिक्रीजेज। बड़ा गजब बात हो गया। गामा क्या है भाई, तो हम बता चुके हैं कि गामा जो होता है वो सीपी और सीवी का रेशियो है। गामा का वैल्यू 1 से ज़्यादा होता है, यानी कि सीपी बाई सीवी ही होगा, क्योंकि सीपी बड़ा होता है सीवी से, ठीक है। तो कह रहा है कि अरे यार कितना गजब हो गया, टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करेंगे तो सीपी भी बढ़ेगा और सीवी भी बढ़ेगा, पर गामा घट जाएगा। अरे सीपी भी बढ़ रहा है, सीवी भी बढ़ रहा है, तो गामा घट क्यों रहा है भाई, ठीक है। तो कहता है इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें क्या है भाई, तो सिंपल मैथमेटिक्स है, ठीक है। जैसे क्या मैथमेटिक्स में तो उसको सिंपली देख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि रेशियो 3 और 2 का, इसका जो रेशियो निकालता तो 1.5 आता है, और 1 से दोनों को बढ़ा दो तो ऊपर मैं 4 कर देता हूँ, नीचे 3 कर देता हूँ। इसका रेशियो निकालो कितना आएगा भाई, तो 1.33 का आएगा। देखो दोनों बढ़ा है पर ये देखो घट गया है, तो सिंपल सा है, इसको तुम प्रूफ भी कर सकते हो, निश्चित रूप से घटेगा ही घटेगा अगर दोनों को बढ़ाओगे तो, ठीक है। जब और तब कब, जब खास करके ये जो वैल्यूज है वो 1 से बड़ा है तब। जैसे एक और चीज़ करो, इसको करो, 1/2 का वैल्यू कितना होता है, 0.5। अब एक जोड़ दो, ऊपर हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2, नीचे जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। जब इसको डिवाइड करो, ठीक है, तो इसको जब डिवाइड करके देखो कितना आता है,
0 मिट गया। ये कितना होता है भाई, तो 2/3 आया था ना, तो ये कितना आएगा 0.618। देखो ये बढ़ गया है, यानी कि 1 से कम रेशियो का वैल्यू रहता है उसमें अगर डोमिनेटर दोनों को 1 से बढ़ाते हो, ठीक है, तो वो चीज़ें बढ़ जाती है। पर अगर 1 से कम किसी की फ्रैक्शन का वैल्यू है और उसमें ऊपर नीचे आप 1 से बढ़ाते हो तो उसका वैल्यू और 1 से घट जाता है। मतलब 1 से नहीं, जो वैल्यू पहले से है उससे थोड़ा और घट जाता है। और ये बचपन में आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, अगर आप मैथ का स्टूडेंट हो तो ऑब्जर्व किए ही होगे, खुद से किए ही होगे कुछ ना कुछ। तो यही यहाँ पर हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है भाई, तो यहाँ हो रहा है फॉर मोनोटोमिक गैस Cp और Cv जो होता है वो दोनों को दोनों क्या होता है भाई, तो दोनों चेंज करता है। हैंस गामा डज नॉट चेंज विथ टेम्परेचर फॉर खासकर मोनोटोमिक गैस के लिए। तो मैंने कहा नॉन मोनोटोमिक गैस के लिए, नॉन मोनोटोमिक गैस है यानी कि जिसके पास 1 से ज़्यादा आइटम्स है गैस में, जैसे कि CO2 है, क्या है भाई, तो नॉन मोनोटोमिक गैस है यानी कि डायटोमिक गैस है। O2 है, ठीक है, H2 है, ठीक है। हीलियम क्या है भाई, तो ये है मोनोटोमिक गैस। तो कह रहा है मोनोटोमिक गैस के लिए क्या होता है कि भैया मोनोटोमिक गैस के लिए आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो Cp Cv पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, टेम्परेचर पे ये डिपेंड नहीं करता। और चूंकि Cp और Cv नहीं बदलेगा तो गामा भी नहीं बदलेगा, ठीक है। गामा जो होता है खासकर मोनोटोमिक गैस के लिए टेम्परेचर इंक्रीमेंट पे कोई भी चेंज उसमें नहीं होता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन जब वो नॉन मोनोटोमिक गैस है तो उसमें अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो Cp और Cv दोनों बढ़ता है पर गामा घट जाता है। और क्यों घटता है यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉर नॉन मोनोटोमिक गैस, जैसे कि N2 हो गया, O2 हो गया, CO2 हो गया, इसमें क्या होता है, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो Cp बढ़ेगा, Cv बढ़ेगा, लेकिन गामा घटेगा। क्यों घटेगा, तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिख के दिखाया है कि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये सिंपल सी बात है कि ऐसा होता ही है मैथमेटिक्स में। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं। इसके आगे हम लोग को नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ना उसकी भी मैं झलक दे देता हूँ। वो है थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ, ठीक है, जिसे हम जूस लॉ भी कहते हैं या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। अब ये क्या है, ठीक है, क्यों कहते हैं इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये सारा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसके अलावा इंट्रॉपी कहाँ से आया, क्या है, अच्छे लोगों को इंट्रॉपी में दिक्कत आती है, उसके बारे में भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझने वाले हैं कि इंट्रॉपी क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है, कैसे आया, कैसे ये एक पॉइंट फंक्शन है। और पॉइंट फंक्शन है तो पाथ फंक्शन कौन है भाई, कभी हमको इंट्रॉपी पाथ फंक्शन से नजर आ जाता है, कहीं पॉइंट फंक्शन नजर आ जाता है। तो पूरा डिराइव करके इसको देखेंगे ताकि कहीं कोई कंफ्यूजन ना रह जाए, पूरा एक्सप्लेनेशन हो जाए, ठीक है। ये सारे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो भैया स्टे ट्यून, आप बने रहिए मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जैसे ही वीडियो डाले आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। देखो वीडियो आप लोग रेगुलर नहीं देखते इसलिए मैं थोड़ा सा ब्रेक लेता हूँ, बार 2-3 वीडियो डाल देता हूँ ताकि आप स्थिर से शांति से उसको देख लीजिए, ठीक है, बढ़िया से उसको प्रैक्टिस वगैरह कर लीजिए, क्वेश्चन वगैरह लगा लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो मैं बनाता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं तुरंत बनाते जाऊँ, और पूरा मैंने बना रखा है। मैं थोड़ा सा बता भी देता हूँ कि भैया जैसे आप AS के आज़ाद या मैकेनिकल कुछ भी AS के आज़ाद भी टाइप करोगे आपको तुरंत मेरा चैनल आ जाएगा, उसको क्लिक कीजिएगा, चैनल का नाम आ जाएगा आपको, ये मेरा चैनल है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाना चाहिए। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आपको पूरा प्लेलिस्ट दिखेगा, ठीक है। क्रिएटेड प्लेलिस्ट में आप ओपन कर लीजिए, सारा क्रिएटेड प्लेलिस्ट मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। हाँ, कुछ जनरल स्टडीज़ के भी टॉपिक बने हुए हैं पर आपको इंजीनियरिंग के भी मिल जाएंगे, आपको जैसे थर्मोडायनेमिक्स का भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, सारा चीज़ मिल जाएगा आपको। खासकर नीचे ऊपर कुछ बना है नया प्लेलिस्ट, ठीक है, सारा चीज़ आप लोगों को मिल जाएंगे। सो मोर कर लो और भी मिल जाएगा, एकदम सिस्टमेटिक ढंग से आपको मिल जाएगा, ठीक है। हाल में मैंने ज़रूर इसमें डाला है कई नए टॉपिक्स, इसमें कई नए एजुकेशंस भी आए हैं, कई नए टॉपिक्स भी ऐड हुए हैं। पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का भी कोर्स इस पर कंप्लीट मैं कर रहा हूँ। जैसे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का मैंने पूरा कंप्लीट कोर्स बना रखा है, आप चाहो तो उसको चेक कर सकते हैं। 36 इसमें वीडियोज़ हैं, सारा देख सकते हो। ड्रिलिंग वाला भी बना हुआ है, ठीक है, लेथ मशीन का भी पूरा वीडियोज़ बना हुआ है, इसको आप चेक कर सकते हो। हिंदी ग्रामर तो है जनरल स्टडी के लिए बना हुआ कंप्लीट, और काफ़ी ज़्यादा वीडियो चल रहे हैं, आप चाहे तो इसको चेक कर सकते हो, ठीक है। ये सब सारे वीडियोज़ काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं। नेक्स्ट आप लोग चलना है ESC के लिए। मैंने प्रीलिम्स जो एग्ज़ाम हुआ था 2020 में, मैंने उसका पूरा सोल्यूशन दे रखा है जनरल एप्टीट्यूड का, क्योंकि उसी में सबसे ज़्यादा बच्चों को दिक्कत हो रही है, तो उसी को मैंने सोल्यूशन दिया है, ठीक है। इसके अलावा मैंने प्रोडक्शन वगैरह का, इथिक्स वगैरह का, ICT वगैरह सब बना रखा है, जो भी जनरल जो ESC में जनरल एप्टीट्यूड में है वो सारा चीज़ मैंने बना रखा है, ठीक है। और ये मैंने सारा इंजीनियरिंग का वीडियो पहले ही बना रखा है। खासकर ये सब जो वीडियो जो है 5 जो 6 देख रहे हो, ये सब क्या है भाई, तो ये ESC के लिए स्पेशली है, ठीक है। ESC के जनरल स्टडी का जितने भी वीडियो हैं वो सारा का सारा मैंने बना रखा है। यहाँ से आपको इंजीनियरिंग का खास का मिलेगा, कोल्ड एंड हॉट वर्किंग, रोलिंग, एनालिसिस ऑफ मेटल कटिंग, ठीक है। ये मॉक टेस्ट भी मैंने लिया है ESC का, मैकेनिकल ये मशीन डिजाइन का। थर्मोडायनेमिक्स का यही वीडियो है जो मैं 13 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, सारा वीडियो अपलोड हो चुका है। क्या क्या हो चुका है भाई, तो सिस्टम्स रनिंग, इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, स्टेट ऑफ सिस्टम्स, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, जीरो क्लास थर्मोडायनेमिक्स,
ठीक है। टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर, टेम्परेचर स्केल, एनर्जी इंट्रैक्शंस, फिक्स्ड मास एनालिसिस, रियलाइजेशन, वेरियस प्रोसेस, कैसे आप पहचानोगे कि भाई कौन सा प्रोसेस आइसोथर्मल एडियाबैटिक है, कौन सा प्रोसेस कैसा है, इसे सब चीज़ का मैंने बना रखा है। आइडियल्स, एजम्पशंस, पीवी डायग्राम्स, और ये नेक्स्ट वीडियो जो बन रहा है आपका, ठीक है। तो कंप्लीट मैंने बना रखा है, ठीक है। रीजनिंग एप्टीट्यूड भी मिल जाएगा, जनरल स्टडीज कोई भी एग्जाम देने जाता है तो रीजनिंग एप्टीट्यूड तो पूछता है, या पूरा का पूरा मिलेगा, ठीक है। गेट में जो भी लेवल है ना उस लेवल का क्वेश्चन मिलेगा, ईएससी का जो लेवल है उस लेवल का क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। बाकी एप्टीट्यूड के लिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बना रखे हैं जो एग्जाम्स में ले जाने से पहले आप जरूर देख के जाइए, ठीक है। सारा का कवर कर रखा है, ऐसा नहीं कि कुछ एक आध दो को हमने बता दें, नहीं, जो भी जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो जनरली रेगुलरली आता है, ठीक है, वो सारा मैंने बना रखा है। स्टेंस, ये इंस्टीट्यूशन, ड्राइंग, फॉर्जिंग, ठीक है। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स जो कि आपका ईएससी ने ऐड किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, ठीक है। मेजरमेंट मैंने ऐड कर रखा है, मटेरियल साइंस, खासा जनरल स्टडी के लिए मटेरियल साइंस, और ये ड्राइंग, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशन कंप्लीट बना हुआ है, ठीक है। 5 वीडियो को मजाक मत लेना, 5 वीडियो 1-1 घंटे का वीडियो है, दिख रहा है ना, पूरा कंप्लीट मैंने कर रखा है, एक चीज़ नहीं छुटा हुआ है। अगर गेट ईएससी में, गेट में तो बहुत कम क्वेश्चन ईएससी का आता है, लेकिन ईएससी में बहुत ज़्यादा आता है, और ईएससी में एक क्वेश्चन अगर छुट जाए इससे बाहर आ जाता है, जो कर देना आप, ठीक है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कंप्लीट वीडियो बना रखा 25 वीडियो में, ठीक है। थ्योरी ऑफ मेटल कटिंग, ठीक है। टॉम बना रखा मैंने, कहाँ तक बना रखा है, तो गियर तक बना रखा है, गियर के आगे बनाना बाकी है, ठीक है। तो आप लोग सपोर्ट करोगे तो आगे भी बनेगा। देख नहीं रहो तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने जानबूझ के रोक रखा था बनाने में, इतना अच्छा मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, इतना अच्छा बना रहा हूँ, फिर भी आप लोग वीडियो पर पहुँच नहीं रहा। और ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पूरा क्रैश कोर्स है, ठीक है। जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसको जरूर देखिए। थ्योरी ऑफ मशीन यहाँ भी है, वहाँ पे क्या था, इससे पहले क्या था, ठीक है। ये थ्योरी ऑफ मेटल कटिंग था, थ्योरी ऑफ मशीन यहाँ पे है। आईसी इंजन भी कंप्लीट मैंने बना रखा है, और लिमिट, टॉलरेंस, फिट्स जिसमें दिक्कत आता है बच्चों का, टूल वियर, इस सब में भी काफ़ी व्यूज हैं, लेकिन अब नहीं चल रहा है, इस सब की काफ़ी व्यूज हैं, अगर आप चला के देखो वीडियोज, ठीक है। एड्स तो चल ही रहे हैं, एड्स तो क्या करोगे, एड्स तो चलता ही है, ठीक है। चलिए देखते हैं, स्किप करते हैं एड्स को और देखते हैं कि क्या है, क्या हाल है। इंटरनेट भी स्लो, चलिए देखते हैं। देखिए इसमें व्यूज़ देखिए, इसके व्यूज़ देखिए, लिमिट और टॉलरेंस का देखिए, देखिए इसके व्यूज़ देखिए, 15,000 व्यूज़ है। तो पहले शुरुआत में काफ़ी वीडियो अच्छा चलता था, लेकिन उसके बाद यूट्यूब को पता नहीं क्या हुआ कि मैं वीडियो को कहीं प्रमोट ही नहीं करता है, कहीं दिखाता ही नहीं है। तो ये आप लोगों का काम है कि भाई वीडियो को पहले दिखाइए, ठीक है। काफ़ी बड़े अच्छे से बना रखा है, और ऐसे नहीं कि बहुत सारे वीडियोज हैं जिसके बहुत अच्छे व्यूज़ भी हैं शुरुआत में, ठीक है। उसको भी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। जैसे ये सब वीडियो जो है, समाज का वीडियो 45,000 व्यू पे चला गया है, विशेषण का वीडियो देखिए 20,000। तो जनरल स्टडीज़ के ज़्यादा, जनरल जो वीडियोज बनते हैं जनरल कंपटीशन वाले, उससे ज़्यादा व्यू जा रहे हैं। विशेषण अलंकार है 15,000, एयर कंडीशन को मैंने बनाया 15,000 देखो, ठीक है। गियर शेपिंग 9,000, वायर कटिंग, ये सब काफ़ी ज़्यादा अच्छे चले। लेकिन अब जो वीडियोज आ रहे हैं, ठीक है, उसको 20-30 व्यूज़ पे ही रुक रहा है वो वीडियोज। क्यों रुक रहा है? क्योंकि आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो। जो बच्चे पास हो गए, जो अच्छा कर गए, वो तो चला गया, अब वो सब वीडियो तो देख नहीं रहे, और नए लोगों तो वीडियो पहुंच रहे हैं। तो नए लोगों पर अगर वीडियो पहुंचता है तो कम से कम एटलीस्ट आप लोग शेयर करिए अपने छोटे भाई बहनों के लिए, ठीक है। चलिए मैं इस वीडियो को बड़ा नहीं करता हूँ, धन्यवाद बहुत आप लोगों का।